नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं फरेब एक प्रेम कहानी को लेकर के। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। इतने दिनों से वो जिस नाम को फेसबुक पर तलाश रही थी, आज अचानक उस नाम से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आया देख करके रंजना रोमांचित हो उठी। उसने बिना एक पल की देरी किए हुए उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और कंफर्म करके उसके प्रोफाइल के अंदर जा पहुंची। ज्यादा तो नहीं, एक दो फोटो उसने डाल रखे थे अपने, जिसे देखते ही रंजना उसे तुरंत पहचान गई। इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले महाशय, शुक्र है एक दो फोटो तो डाल करके रखा है अपना, वरना आजकल तो एक ही नाम से ना जाने कितने लोगों का फेसबुक पर अकाउंट बना होता है कि अगर फोटो प्रोफाइल के साथ अकाउंट ना बना हो तो ढूंढना मुश्किल हो जाए। अब इन महाशय को ही देख लो, मजाल है कोई ढूंढ ले इनको फेसबुक पर। देखूं तो जनाब ने पर्सनल डिटेल्स में क्या डाल रखा है। सोचते हुए उसकी पर्सनल डिटेल्स में भरे हुए कॉलम को देखने लगती है। अच्छा, तो जनाब बैंक मैनेजर बन चुके हैं, क्या बात है। इसी के साथ वो बैक होती है कि तभी मैसेज अलर्ट में 3-4 मैसेज का अलर्ट देख करके मैसेज बॉक्स के अंदर जाती है। हाय रंजू, कैसी हो यार, तुम तो पहले से बहुत बदल गई हो, काफी बोल्ड हो चुकी हो। इतनी जल्दी ये बदलाव कैसे आ गया मैडम के अंदर। रंजना इधर से मैसेज का रिप्लाई करती है, इतनी जल्दी कहाँ, अभी सॉरी अविनाश, पूरे 10 साल की उपलब्धि है ये, और वैसे भी समय के साथ बदलाव भी जरूरी होता है, वरना आप दुनिया के काबिल नहीं रह जाते हैं। उधर से अच्छा, तो मैडम फिलासफर बन गई हैं, बड़ी बड़ी वाली बातें करने लग गई हैं, कुछ ऐसा ही समझ लो, स्माइल इमोजी के साथ। हाँ हाँ हाँ, अब तो काफी दिलचस्प होगा तुमसे बात करना, कुछ ना कुछ नया सीखते रहने को मिलता रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में। सब नॉर्मल ही है, तुम बताओ कैसे हो। बस जैसा तुम छोड़ करके गई थी बिल्कुल वैसा ही, जरा सा भी नहीं बदला हूँ, ना दिल से ही ना ख्यालात से ही। उसके इस लाइन पर बहुत देर तक रंजना कोई रिप्लाई नहीं करती है। हेलो रंजना, आर यू देयर। रंजना, क्या तुम मुझे पढ़ रही हो। हाँ पढ़ रही हूँ। अविनाश को अनजाने में किए गए अपनी गलती का एहसास होता है और इसलिए वो बात को पलटते हुए उसे लाइट मोड पर लाते हुए कहता है, बच्चे तुम्हारे बड़े प्यारे हैं और पति भी सलमान खान से कम नहीं है, काफी डोले सोले बना रखे हैं। वैसे शरीर से तो तुम भी काफी भर गई हो। मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले वाली रंजू से अभी के रंजना की तुलना कैसे कर सकता हूँ मैं। लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं है। जिस रूप में तुम्हें आखिरी बार देखा था, तुम्हारा वही रूप मेरी आंखों में अब तक बसा हुआ है। पता नहीं अविनाश के इस लाइन में ऐसा क्या था जिसने रंजना को फेसबुक मैसेंजर से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया था। अच्छा अभी रखती हूँ, दीपेश के आने का टाइम हो गया है, बाय कह करके रंजना फेसबुक से एग्जिट हो जाती है। उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है, 2:40 हो चुके थे। बच्चों और दीपेश के आने का समय हो चला था। वो हड़बड़ा करके उठती है और किचन की तरफ भागती है। उफ, आज तो बहुत लेट हो गया। वो जल्दी जल्दी चावल गैस पर चढ़ाती है और आटा गूंथने लग जाती है। तभी डोर बेल बजती है। ट्रेन ट्रेन वो दरवाजा खोलती है। बच्चे आ चुके थे। वो उनके कपड़े बदलवा करके हाथ मुंह धुलने को कह करके रोटी सेकने लग जाती है। तभी एक बार फिर डोरबेल बजती है। लगता है दीपेश आ गए। हे भगवान, बच्चों के स्कूल ड्रेस और जूते तो मैंने सही जगह पर रखे ही नहीं, अब क्या करूं। ट्रेन ट्रेन लगातार डोरबेल की आवाज कानों में आते रहने की वजह से वो घबरा करके दरवाजा खोलने दौड़ पड़ती है। लाख जल्दी जल्दी करने पर भी वो बच्चों के स्कूल के कपड़े और जूते सही जगह पर नहीं रख पाई। दरवाजा खुलते ही मुझे समझ में नहीं आता तुम करती क्या रहती हो, जो तुम्हें दरवाजा खोलने में इतना टाइम लग जाता है, जबकि तुम्हें पता है कि मैं रोज इसी टाइम पर घर आता हूँ। जी जी जी, मैं बस आ ही रही थी। क्या आ रही थी? पूरे 1 मिनट से मैं बाहर खड़ा हूँ।
जी वो बच्चे आ गए थे तो क्या? बच्चे 2:45 पर आते हैं और मैं 2:55 पर, पूरे 10 मिनट के अंतर पर। 10 मिनट बहुत होता है बच्चों के लिए। तुम्हें तो रोज एक ना एक बहाना चाहिए अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए। जी आप हाथ मुंह धुल लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अचानक कुछ याद आते ही वो भागती है किचन की तरफ। रोटी जल चुकी थी। दीपेश की बातों में उसे याद ही नहीं रहा कि वो तावे पर रोटी डाल करके आई थी दरवाजा खोलने। इस डर से कहीं दीपेश तक इसकी महक ना पहुंच जाए, वो जल्दी से रोटी को तावे से उतारती है। इसी हड़बड़ाहट में उसके हाथ जल जाते हैं, लेकिन वो अपनी जलन भूल करके जल्दी जल्दी वहां से जली हुई रोटी हटाने लगती है। तभी बाहर से उसे दीपेश के चिल्लाने की आवाज आती है, रंजना, रंजना कहाँ मर गई? कमबख्त। जी आई। क्या हुआ कि बच्ची, तुझे पता है मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। इसके बावजूद इतना गंदा कमरा, तुम करती क्या हो दिन भर? बस मुफ्त की रोटी तोड़ना और दिन भर आराम फरमाना। कितनी बार कहा है कि तुमसे कि मेरे आने से पहले एक बार सारा कमरा चेक कर लिया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें दिन भर आराम फरमाने और फोन चलाने से फुर्सत मिले तब ना। कोई काम ढंग से होता ही नहीं तुमसे। जी धीरे बोलिए, बच्चे डर रहे हैं। बच्चों का डर से सहमा देख करके रंजना दीपेश से कहा, अच्छा अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे बोलना है। कहने के साथ ही एक जोरदार तमाचा दीपेश रंजना के गालों पर जड़ देता है। रंजना स्तब्ध सी उसे देखती रह जाती है। उसके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। जाओ अपने बच्चों को खिलाओ, अपना खाना मुझे नहीं खाना है। कहने के साथ ही उसके आंसुओं की परवाह किए बिना दीपेश गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है। दीपेश के चले जाने के बाद रंजना ने अपने आंसू पोंछे और फिर हमेशा की तरह लग गई अपने काम पर। बच्चों को खाना खिला करके वो उन्हें सुलाने चले गई। आज फिर से उसे भूखा रहना पड़ा। ये आज की बात नहीं थी, हर तीसरे चौथे उसे ऐसे ही ड्रामे से गुजरना पड़ता था और वो चुपचाप गुजरती थी। उसके पीछे भी कारण था। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और अपनी जिम्मेदारी पर अपने बच्चों को पाल नहीं सकती थी, लेकिन जानती थी कि कितनी भी कोशिश कर ले वो, पर अपने बच्चों को वैसी लग्जरी लाइफ कभी नहीं दे पाएगी जैसी लाइफ की उन्हें आदत पड़ चुकी है। वो अपने बच्चों को एक एक चीज के लिए मोहताज होते नहीं देखना चाहती थी। बस यही वजह थी कि वो चाह करके भी दीपेश से अलग होने का फैसला नहीं ले पा रही थी। शुरू में तो वो मायके जा करके 1-2 महीने रुक जाया करती थी, जिससे दीपेश डर जाया करता था और फिर हाथ पैर जोड़ करके कभी भी उसका दिल ना दुखाने का वादा कर उसे वापस ले आता था। लेकिन जब से रंजना के 2 बच्चे हुए और उसके भाइयों की शादी हुई, तब से उसका मायके में 1 हफ्ते से ऊपर रहना दूभर हो गया था और शायद इसी का नाजायज फायदा दीपेश उठाने में लग गया था। पहले तो उसके मायके में रुकने की वजह से वो परेशान हो जाता था और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता था, लेकिन जब से उसे ये बात पता चली कि कुछ भी हो जाए वो बच्चों को लेकर के 1 हफ्ते से ज्यादा अपने मायके में नहीं रुक सकती है, तब से रहा सहा उसका डर भी मन से निकल गया और वो उसे परेशान करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। बच्चों को सुलाते सुलाते वो अतीत के गलियारे में खो गई। 3 भाई बहन में सबसे बड़ी रंजना और फिर उससे छोटे 2 भाई थे। दिमाग से जहीन होने के साथ साथ रंजना बहुत शांत और गंभीर भी थी, जिसकी वजह से वो अपने पापा के दिल के बहुत करीब थी। माँ तो कभी डांट भी दिया करती थी, पर पापा उसके कभी उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे। एमए फर्स्ट ईयर में थी वो जब उसके पापा ने उसका एडमिशन एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ओ लेवल के लिए कराया था। वो चाहते थे उनकी बेटी पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़ी रहे, ताकि भविष्य में उसे किसी के दया का मोहताज ना होना पड़े। उनका मानना था कि पढ़ाई लिखाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। लड़कियों का पढ़ना लिखना उतना ही जरूरी होता है जितना जिंदगी जीने के लिए भोजन जरूरी होता है। जिंदगी का क्या भरोसा कब किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दे। फिर यही शिक्षा होती
होती है जो उसे आगे बढ़ने और जिंदगी को पटरी पर लाने में मददगार साबित होती है। नौकरी करना ना करना ये तो उनके परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन कल को अगर ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। रंजना के पापा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे। घर की खेती बाड़ी थी जिससे इतना अनाज हो जाया करता था कि एक खुशहाल जिंदगी जी जा सके। किसी चीज की कमी कोई नहीं थी। जिंदगी की गाड़ी अच्छे से आगे बढ़ रही थी। उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ उस समय टूट पड़ा जब एक दिन कंप्यूटर क्लास से आने के बाद उसे पता चला कि उसके पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। सब कुछ एक झटके में बिखर गया, लेकिन उसने अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने दिया। घर की बड़ी बेटी और बड़ी बहन होने का फर्ज बखूबी निभाया। पापा की कंपनी से उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए मिले थे, जिसे उसकी मां ने बहुत संभाल करके बैंक में जमा करवा दिया, बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए। घर के खेती बाड़ी थी तो खाने पीने की कोई कमी नहीं पड़ती थी। घर की और जरूरतों को पूरा करने के लिए रंजना ने पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब कर ली और आसपास के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के घर की गृहस्थी ठीक ठाक चल जाती थी। मम्मा मम्मा 4 साल की पीहू ने रंजना को झकझोरा। हाँ मेरा बच्चा। मम्मा मुझे डर लग रहा है। क्यों मेरा बच्चा, आपको डर क्यों लग रहा है? मैंने देखा पापा आपको मार रहे हैं और आप रो रही हो। ओह, लगता है मेरी गुड़िया ने सपना देख लिया। ऐसा कुछ नहीं है बेटू, देखो मम्मा तो आपके बगल में ही है और पापा भी नहीं है। और पापा मुझे क्यों मारेंगे? वो तो आपकी मम्मा से ढेर सारा प्यार करते हैं। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। आपको हमें किसी को भी प्यार नहीं करते। गंदे पापा, ऐसा नहीं कहते बेटा, गंदी बात। सॉरी मम्मा, लेकिन पापा मुझे और कीकू भैया को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो आपको मारते हैं। आप तो कितनी प्यारी हो, हम लोगों का कितना प्यार करती हो, घर के सारे काम करती हो, हमें पढ़ाती भी हो, फिर पापा आपको डांटते रहते हैं। रंजना ने पीहू को कस के सीने से लगा लिया। वो देख रही थी 4 साल की पीहू कितनी समझदार हो चुकी है। जो दर्द एक 4 साल की बच्ची महसूस कर पा रही थी, उस दर्द को दीपेश कितनी आसानी से अनदेखा कर जाता था। उसने घड़ी पे नजर दौड़ाया। शाम के 5:30 बज चुके थे। उसने कीकू को उठाया, दोनों बच्चों को नाश्ता करा करके उन्हें पढ़ाने बैठ गई। पढ़ा करके उठी तो 7 बज चुके थे। जल्दी जल्दी सारे कमरे को व्यवस्थित कर रात के खाने की तैयारी में लग गई। इतना काम होता था उसके पास कि उसे अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था। उस पर भी दीपेश को लगता था कि वो दिन भर आराम फरमाती रहती है। अब कोई उन जनाब से पूछे कि एक दिन भी वो उसकी जिंदगी जी सकता है, जवाब ना में ही होगा। वो जानती थी। सब्जी बन गई थी। पराठा के लिए आटा गूंथ करके उसने ढक दिया था। घड़ी में देखा तो 9 बज चुके, लेकिन दीपेश अभी तक घर नहीं लौटा था। दोपहर में उसके आने का टाइम फिक्स था, लेकिन रात में उसके घर आने का कोई निश्चित समय नहीं था। कभी 8, कभी 9 और कभी कभी तो 11 भी बज जाया करते थे। ना रंजना उससे कभी इस बारे में पूछती थी और ना ही वो उसे बताना जरूरी समझता था। सच बात तो ये थी कि उसने उसे इतना हक ही नहीं दिया था कि वो उसके बारे में कोई जवाब सवाल कर सकती, और रंजना को इन सब बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इन 9 सालों में वो दीपेश के रंग रंग से वाकिफ हो चुकी थी और उसने दीपेश की अपेक्षा को साए तले जीना बखूबी सीख लिया था। वो तो बस अपने बच्चों में जीती थी। उसकी जिंदगी में जो भी थोड़ी बहुत खुशी थी उसके बच्चों से ही थी। रंजना बच्चों को खाना खिला करके उन्हें सुला चुकी थी। 11:30 बज चुके थे, लेकिन दीपेश का कोई अता पता नहीं था। वो आकर के लिविंग रूम में बैठ जाती है कि तभी एक बार फिर से डोर बेल की आवाज सुन वो दरवाजे की तरफ लपकती है। दीपेश आ चुका था। वो खाना खा चुका था। वो खाना खा चुका है, वो भी खा करके सो जाए। सपाट लहजे में उसने रंजना से ये कहते हुए अपने कदम बेडरूम की तरफ बढ़ा लिए। रंजना की आंखें डबडबा आई उसके इस उपेक्षित भरे लहजे को सुन करके। वैसे ये पहली बार नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों
अब उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी थी। शायद बढ़ती उम्र के साथ मनुष्य की सहनशीलता घटने लगती है। वो वहीं लिविंग रूम में सोफे पर आकर एक बार फिर धंस गई और सोचने लगी, कोई आदमी इतना निष्ठुर और गिरा हुआ कैसे हो सकता है, जिसे अपनी बीबी के दुख दर्द से कोई मतलब ही नहीं है। क्या ये वही है जो शादी से पहले मुझे प्रेम की परिभाषा समझाता था, जिसने मुझे एक निश्चल और सच्चा प्रेम देने का बड़ा बड़ा वादा किया था? कहाँ गए इसके वो वादे, वो आश्वासन? जो प्रेम, क्या वो सब छलावा मात्र था मेरी माँ को और मुझे धोखा देने के लिए? क्या सारी जिम्मेदारी बस मेरी ही थी? सारे पतिव्रता धर्म निभाने के कर्तव्य सिर्फ मुझे ही निभाने थे? पति का धर्म कुछ नहीं होता? क्या लड़कियां वेदना झेलने की मशीन हैं, जिसका जब चाहे जैसे चाहा इस्तेमाल कर उसके साथ उसके जीवन का एक प्रारूप में ढाल लिया? मैं भी किसकी बात कर रही हूँ? उस आदमी की जिसकी मेरे जीवन में आने की शुरुआत ही एक फरेब से हुई थी। मैं ऐसे झूठ की बुनियाद से खड़ी की गई नींव से एक मजबूत रिश्ते की अपेक्षा कैसे रख सकती हूँ? किसी की झूठी शान के लिए किसी के पैरों तले रौंदी जाने वाली निर्जीव वस्तु की तरह मूक बन करके अपनी जिंदगी को अपराध बोध कराने का मुझे कोई हक नहीं बनता। वो उठती है और अपने लिए कुछ खाना लेने के इरादे से किचन की तरफ जाती है और तभी उसे याद आता है कि किचन में तो कुछ बचा ही नहीं है। उसने तो केवल बच्चों के लिए ही पराठे सेके थे। दीपेश को गर्म पराठे ही पसंद थे, इसलिए उसने ये सोच करके आटा फ्रिज में रख दिया था कि दीपेश के आने पर बना लेगी। अब जब दीपेश बाहर से खा करके आया है तो आटा जस का तस पड़ा रह गया था। उसने अपने लिए पराठा सेकने का सोचा, लेकिन घड़ी में 12 बजा देख ठिठक गई और फ्रिज में से एक पानी का भरा बोतल लेकर के बेडरूम में आ गई। बेडरूम में आकर के देखती है दीपेश निश्चिंत होकर के गहरी नींद में सोया पड़ा था। वो भी आकर के बेड पर एक किनारे लेट जाती है। वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। यही एक समय होता था जो उसके नाम होता था और वो उन पलों को अपने लिए जीती थी। उसने अपना फोन उठाया और फेसबुक ओपन कर लिया। दिन भर के काम और दीपेश के उस कसे गए टोन की वजह से आज वो कुछ घंटों के लिए अपने फोन को ही भूल गई थी। बच्चों के बाद एक फोन ही था जो उसके दर्द को कुछ देर के लिए उससे दूर कर देता था। घर के कामों और बच्चों से फ्री हो जाने के बाद इसी फोन से उसको अपने पुराने फ्रेंड से व्हाट्सएप पर कभी चैट के थ्रू तो कभी कॉलिंग्स के थ्रू हाले दिल बयां हो जाता था, जिससे उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता था। फेसबुक ओपन करते ही उसने देखा मैसेज बॉक्स में अविनाश का मैसेज पड़ा हुआ था। अरे भाई, मैं तुमसे तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर लेना तो भूल ही गया। गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर प्लीज। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। वो भी जवाब में गुड नाइट लिखती है और फोन से एग्जिट हो फोन को साइड में रख देती है। कुछ सोचने लगती है और तभी अनायास ही उसे धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध पुस्तक गुनाहों का देवता की वो पंक्तियां याद आ जाती है जो उसने 10 साल पहले पढ़ी थी और वो पंक्तियां उसके दिल के बहुत करीब हो गई। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम मेरे पास नहीं होते और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ वो अतीत के उन सुनहरे पन्नों में खो जाती है जो निश्चय ही उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। ये 3 तिगड़ियां थी, रंजना, स्वारा और पाखी, जो अपनी दोस्ती के लिए स्कूल से लेकर के कॉलेज तक मशहूर थी। तीनों का घर पास होने की वजह से तीनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते और स्कूल जाते बड़ी हुई थी। हम उम्र होने की वजह से उन्हें फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। तीनों की पढ़ाई में अच्छी होने के साथ ही और कलाओं में भी निपुण थी, जैसे मेहंदी लगाना, पेंटिंग करना, डांस करना और रंगोलियां बनाना इनकी हॉबी थी।
तीनों जो भी कोर्स करती थी साथ ही करती थी। किसी एक की पसंद ही उन तीनों की पसंद बन जाती थी। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी ये तीनों बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी और पुरस्कृत भी होती थी। सॉफ्ट कॉर्नर रखने और हेल्पिंग नेचर होने की वजह से कॉलेज में ये सब की चहेती थी। जहां लड़कियां इनसे दोस्ती करने में अपनी शान समझती थी, वहीं लड़के इनसे दूर रहने में अपनी इज्जत। इनसे दोस्ती करने के चक्कर में कितने ही लड़कों को बेइज्जत होना पड़ा था। दो चार को तो थप्पड़ भी पड़ चुके थे, इसलिए लड़के इनसे दूरी बना करके रखने में ही अपनी भलाई समझते थे। तीनों में हर चीज कॉमन थी सिवाय एक चीज के, वो था उनका नेचर। जहां रंजना एकदम शांत और गंभीर थी, वहीं पाखी बेहद ही चुलबुली और स्वारा तो सबसे अलग थी। किसी का गलत ना सुनने वाली और ना ही गलत होता देखने वाली। मुंहफट तो इतनी की मजाल था कोई उससे कुछ ऐसा वैसा कह के और बच के निकल जाए। उस समय OMA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी जब स्वारा और पाखी को O लेवल कोर्स में एडमिशन लेता देख करके उसने भी अपने पापा से उनके साथ ज्वाइन होने की बात कही थी और उसके पापा ने तुरंत हाँ भी कर दी थी। शहर के इतने नामी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले करके उनके सपनों को जैसे पंख लग गए थे, बस उड़ान भरने की देरी थी। तीनों साथ में कॉलेज जाती, फिर घर आ करके साथ ही कंप्यूटर क्लास जाती। वहां भी उनका कॉलेज वाला ही फंडा लागू होता, लड़कों से नो फ्रेंड से। सब दो चार बार में समझ गए थे। उनमें एक लड़का ऐसा था जिसे उन तीनों के लड़कों से दूरी बना करके रखने वाले फंडा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने काम से काम मतलब रखता था और सारा ध्यान बस अपनी पढ़ाई में ही लगा करके रखता था। सारे लड़कों में सबसे सीधा, शरीफ, पढ़ाकू और कम बोलने वाले इस लड़के के नेचर को देख वो तीनों उससे कुछ इम्प्रेस तो हुई थी, लेकिन उस लड़के को इस चीज का एहसास भी नहीं होने दिया कि वो तीनों उससे इम्प्रेस हुई बैठी हैं। एक दिन स्वारा की नजरें अचानक उस लड़के पर जा करके टिक गई। उसने नोटिस किया कि वो बार बार कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटा करके रंजना को चोर निगाहों से देखता जा रहा था और रंजना इन बातों से अनजान अपने कीबोर्ड पर नजरें गड़ाए बैठी थी। स्वारा ने धीरे से पाखी को कोहनी मारी और इशारे से जिधर वो लड़का बैठा था उधर देखने को कहा। फिर पाखी ने भी वही नोटिस किया जो पिछले कुछ मिनट से स्वारा नोटिस कर रही थी। स्वारा ने फुसफुसा करके पाखी से कहा, हरकत तो देख जनाब की, और एक हम थे जो खामखा इनसे इम्प्रेस हुए जा रहे थे। उन्होंने रंजना को उसकी हरकतों के बारे में बताया तो रंजना को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसे कुछ देर तक उस लड़के को देखते रहने को कहा। उसने उसे देखना शुरू किया। जैसा कि इतनी देर से वो दोनों नोटिस कर रही थे, उस लड़के ने फिर कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटा करके चोर नजर से रंजना को देखा और उसे अपनी तरफ ही देखता हुआ पा करके सकपका गया। ये देख करके वो तीनों हंसे बिना नहीं रह सके। एक बात तो साफ थी, कुछ ना कुछ तो उसके दिल में था रंजना के लिए, जिसे वो कह नहीं पा रहा था। अब पाखी और स्वारा उसको उस लड़के के नाम पर छेड़ने लगी थी। वो देख, वो आ गया तेरा चोर नजर वाला, और रंजना चिढ़ जाती, क्या यार कुछ भी, कहाँ वो और कहाँ मैं, शकल देखी है उसकी, कहीं से मेरे लायक नहीं है। मुझे तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके आंखों में गजब का नूर हो, जिसके दिल में अनहद शरारत हो। वो जब बोलना शुरू करे तो लोग बोलना भूल जाएं, वो जब चले तो हस्तियां मिट जाएं, वो जब नजरें उठाए तो हवा भी गुमान में हो जाए, और वो जब प्रेम करे तो चांद को भी जलन हो जाए। फिर तो मिल चुका तुझे तेरा लाइफ पार्टनर। जितने गुण तुमने उसमें गिनाए हैं ना, वैसे गुणों वाला इस दुनिया का तो हो ही नहीं सकता। कहते हुए मजाक में पाखी कुछ यूं ही बोलती है तो अर्ज किया है, कहीं दूर फलक से आएगा तेरा चाहने वाला, मत हो उदास कहीं तो होगा वो दिल वाला। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और वो दोनों हंसने लगती हैं। अब एक शेर मेरी तरफ से, स्वारा ने कहा तो अर्ज किया है,
तलाश पूरी हो तेरी, मांगती हूँ दुआ ये रब से, जरा पीछे तो देखो अपने, खड़ा है कोई कब से। पाखी और रंजना पलटती हैं तो ये देख करके सिटपिटा जाती हैं। इतनी देर से वो जिसका मजाक उड़ा रही थी वो उनके पीछे खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। पहली बार रंजना ने उसकी आंखों में झांका था और वो सिहर गई। कुछ तो था उसकी आंखों में जो केवल रंजना को नजर आया था। अगले 2 दिनों से अविनाश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा था। उन तीनों का बहुत बुरा लगता है। अपने किए गए उस दिन के मजाक पर बहुत गुस्सा भी आता है। काश उस दिन अविनाश ने ये सब ना सुना होता। ना जाने क्या सोच रहा होगा वो हमारे बारे में, कितना बुरा लगा होगा उसे वो सब सुन करके। वो तीनों उससे सॉरी बोलना चाह रही थी लेकिन कोई कांटेक्ट नंबर ना होने की वजह से वो मजबूर थी। रंजना को बार बार वो चीजें परेशान कर रही थी जो उसने लास्ट टाइम अविनाश की आंखों में झांकते हुए महसूस की थी। क्या था वो? क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है? इसके पहले तो मैंने कभी किसी के फीलिंग्स की कदर नहीं की, फिर आज क्यों? सोचते हुए वो अपने दिमाग को झटका देती है और नॉर्मल होने की कोशिश करती है। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसके फीलिंग से। अब अगर उसे मेरी बात बुरी लग गई तो लग जाए मेरी बला से। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में वो क्या था? लाख झटकने की कोशिश करने के बावजूद वो उसके ख्यालों से खुद को जुदा नहीं कर पा रही थी। 3 दिन बाद उसे देख करके उन्होंने राहत की सांस ली। चलो ना रंजना, उससे माफी मांग कर आते हैं। मुझे नहीं जाना, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला था जो उससे माफी मांगू। बहुत कहने पर भी रंजना अविनाश से माफी मांगने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार उन दोनों को ही जाना पड़ा। सॉरी अविनाश, उस दिन हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम तो बस छोटा सा मजाक कर रहे थे। ये तुम लोग क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसा मजाक? कौन से दिन? और सॉरी क्यों बोल रही हो? उसकी बातें सुन दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगी और फिर संभलते हुए कहती हैं, वो 3 दिन से तुम दिखे नहीं तो हम लोगों को थोड़ा परेशानी हो गई थी। कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था तुम्हारा कि पूछ सकते, बस इसलिए सॉरी बोलने आए थे। हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बस इसलिए नहीं आ सका। वैसे अच्छा लगा जानकर। चलो कोई तो ऐसा हुआ जिसे मेरी फिक्र हुई। उसकी बात सुन करके उन लोगों को ये विश्वास हो गया कि उस दिन अविनाश खड़ा उन लोगों की तरफ देख जरूर रहा था लेकिन उनकी बातें नहीं सुन पाया था। वो लोग इतनी दिनों तक बेमतलब ही परेशान हो रही थी। ओह, वैसे अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, तभी तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अविनाश उस दिन सब सुन चुका था लेकिन उन लोगों के सामने अनजान बना रहा। वो ये सब जता करके उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। वैसे तुम 3 तिकड़ियों में से वो एक दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी तरह उन महारानी के ऊपर भी पढ़ाई का भूत कुछ ज्यादा ही सवार रहता है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। व्हाट डू यू मीन्स बाई तुम्हारी तरह? मुझे कोई शौक नहीं है अपने ऊपर भूत चढ़ाने का। तीनों हंस देते हैं। अरे तुम तो हंसते भी हो। जी, मैं हंसता भी हूँ। और एक बार फिर तीनों हंस पड़ते हैं। मांग आई माफी? क्या कह रहे थे जनाब? उनमें से स्वारा ने अपने मजाकिये लहजे को छिपाते थोड़ा बनावटी चिंताजनक लहजे में कहा, बहुत दुखी थे जनाब। उस दिन तुम्हारी बातों को सुन दिल टूट गया बेचारे का। बस इसी सदमे में इतने दिनों से नहीं आ रहे। 3 दिनों से गम में कुछ खाया पिया भी नहीं। अरे वो तो शेरो शायरी पर उतर आए थे। स्वारा को देख करके एक आंख दबाते हुए पाखी ने कहा, क्या था वो? क्या सोचते हुए? हाँ, याद आया। डूबते को तिनके का सहारा मिला था, दिल को दरिया का किनारा मिला था। वो हमसे क्या रूठे, जैसे खुदा रूठ बैठा। ये कैसे संग दिल से दिल हमारा मिला था। उनके शायराना अंदाज से रंजना खींच जाती है और उन्हें बुरी तरह डांट देती है। व्हाट नॉनसेंस, एनफ इज एनफ, बहुत हो गया तुम लोगों को, ब्ला ब्ला। वो दोनों चुप हो गई, उनके मुंह बन गए। रंजना को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी यार,
तुम लोगों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, पर क्या करूं, जब तुम लोग उसका नाम लेकर के मुझे चिढ़ाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपना नाम उसके साथ ही नहीं, शादी से पहले किसी के साथ भी जुड़ना पसंद नहीं करूंगी। और कारण तुम लोग भी जानती हो कि बुआ के एक गलत फैसले ने कैसे हमारा पूरा परिवार घर बर्बाद कर दिया था। दादा उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और हार्ट अटैक में चल बसे थे। तब से मेरी दादी लड़कियों के नाम से ही चिढ़ने लगी थी। मेरे जन्म पर लड़की का नाम सुन दादी का मुंह बन गया था और तब पापा ने उन्हें समझाया था, माँ जैसे हाथ की पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं, वैसे ही सभी लड़कियां भी एक सी नहीं होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने माँ बाप का सीना फक्र से चौड़ा कर देती हैं। अगर तुलना करनी ही है तो हम अपने बेटी की तुलना उन लड़कियों से क्यों ना करें जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपने देश का नाम ऊंचा किया है। शकुंतला ने जो किया वो एक संयोग मात्र था और इस दुनिया में ऐसे संयोग हजारों में दो चार ही हुआ करते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो शकुंतला ने किया वो आगे जा करके मेरी बेटी भी करेगी। बड़े भाग्य से बेटियों के कन्यादान का सौभाग्य मिलता है। भगवान ये सौभाग्य हर किसी के किस्मत में नहीं देता है। ये तो भगवान की कृपा है जो हमारे घर पहली संतान बेटी हुई है। इसलिए इसे अपने गोद में लो और अपना हाथ इसके सिर पर रखो। तब कहीं जा करके दादी ने मुझे गोद में उठाया था। बचपन से लेकर के आज तक पापा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, मेरी हर इच्छा का मान रखा है। मुझे विकास और अन्नू से भी ज्यादा प्यार किया है। इसलिए नहीं कि बड़ी होकर के मैं उनके प्यार और विश्वास का गलत इस्तेमाल करूं। क्या मुझे हक है उनके विश्वास का गला घोंटने का? नहीं ना, मुझे कोई हक नहीं है। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे थ्रू एक और बुआ दादा का जन्म हो और मेरी माँ एक लड़की की दादी बनने से पहले ही उसका मर जाना पसंद करें। कहते कहते रंजना भावुक हो जाती है। अरे बाप रे, तुमने तो पूरा गीता ज्ञान दे दिया। सॉरी बाबा, हम लोग तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहे थे, तुमने सीरियसली ही ले लिया। नहीं लेंगे नाम, नहीं करेंगे मजाक, बस खुश। अब हंस भी दो भाई। और रंजना मुस्कुरा देती है। ये हुई ना बात। उस दिन के बाद से उन्होंने रंजना को अविनाश का नाम ले करके चिढ़ाना बंद कर दिया। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाला था। सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। इस बीच किसी ने किसी से कोई बात नहीं की, या यूं कहें कि पढ़ाई की व्यस्तता के चलते किसी का दिमाग और तरफ गया ही नहीं। एग्जाम खत्म होने पर और पेपर अच्छा जाने की खुशी में पाखी को एक छोटी सी पार्टी करने का आइडिया आता है। उसने स्वारा और रंजना से बात की तो वो भी तैयार हो गई। 3-4 लोगों को और शामिल कर लिया गया, जिसमें अविनाश भी था। हालांकि अविनाश को शामिल करने में रंजना ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। बावजूद इसके उन दोनों ने उसे शामिल किया था। सबको थोड़े थोड़े पैसे मिलाने थे। बहुत सोचने के बाद वहीं पास के ही एक रेस्टोरेंट में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का प्लान बनाया गया। शाम के 5 बजे का टाइम फिक्स हुआ। लाइट ब्लू कलर के जीन्स और व्हाइट कलर के टी शर्ट में आज अविनाश का लुक रोज के अपेक्षा अलग ही लग रहा था। वाह क्या बात है, आज तो जनाब के अंदाज बदले बदले से हैं। किसके ऊपर बिजली गिराने का इरादा है? पाखी ने चुटकी ली। बस जिसके ऊपर गिर जाए, अविनाश ने कहा। उसके कहने के अंदाज पर सब हंसने लगते हैं। वैसे सच में इस गेटअप में बड़े कूल लग रहे हो। कहाँ वो शर्ट पैंट में टिपिकल बोरिंग सा लड़का जिसे पढ़ाई के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, और कहाँ आज का अविनाश मल्होत्रा। जी आपके जरानबाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप सब भी कुछ कम नहीं लग रही हैं। लगता है जैसे चांद धरती पर उतर आया है। वो मुखातिब तो उनकी ओर था, लेकिन नजरें कहीं और थी। पूरी पार्टी के दौरान रंजना शांत रही और अविनाश को अनदेखा करने की भरसक कोशिश करती रही, और अविनाश भी यही जताता रहा कि इस चीज का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पार्टी खत्म हुई, सब खुश थे, लेकिन रंजना कुछ बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। ये बात अविनाश कब से नोटिस कर रहा था। एक बार मन हुआ जा करके पूछे, फिर तुरंत ही संभल गया। उसके
उसके दूसरे दिन रंजना इंस्टीट्यूट नहीं आई। रंजना को पाखी और स्वारा के साथ ना देख करके अविनाश परेशान हो गया। ये पहली बार था जब रंजना ने बंक किया हो। वो उनसे पूछना तो चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों क्या सोच करके पूछ नहीं पा रहा था। बहुत देर के कसमोकस के बाद जब उससे रहा नहीं गया तो आखिरकार उसने पूछ ही लिया। पता चला उसकी तबीयत बीती रात से ही कुछ ठीक नहीं है। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो घर पहुंची तो उसके सिर में दर्द शुरू हो गया और फिर रात होते ही बुखार आ गया। उसकी तबीयत का सुन अविनाश बेचैन हो गया। अब उसे समझ में आ रहा था कि पार्टी के दौरान रंजना इतनी बुझी बुझी सी क्यों थी। उसकी ये बेचैनी स्वारा और पाखी से छुप ना सकी। उन्हें इस बात का आभास तो पहले से ही हो गया था, लेकिन आज पक्का यकीन हो गया कि अविनाश के दिल में रंजना के लिए कुछ स्पेशल वाली फीलिंग घर कर गई है, जो लाख छिपाने पर भी छिप नहीं पा रही है। तुम रंजना से बात क्यों नहीं करते? किस बारे में? यही कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ स्पेशल है। उसकी बात सुन करके अविनाश हड़बड़ाते हुए कहता है, कैसी फीलिंग? तुम्हें क्या लगता है? क्या हम लोग कुछ समझते नहीं हैं? ये बुझी बुझी सी आंखें, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, तुम्हारे दिल के हर राज साफ साफ उगल रही हैं। उसकी बात का अविनाश के पास कोई जवाब नहीं होता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। पूरे 4 दिन बाद रंजना को देख अविनाश खुद को रोक ना सका और आ गया उसके पास उसकी तबीयत का हाल जानने। अब कैसी हो? रंजना ने भाव विहीन हो करके जवाब दिया, ठीक हूँ। और फिर अनचाहे ही अविनाश के मुंह से निकल गया, 4 दिनों में ही ऐसा लगता है जैसे सदियों बीत गए तुम्हें देखे। आज जा करके आंखों को सुकून आया है। उसके मुंह से ऐसी अप्रत्याशित बात सुन करके रंजना अचकचा करके उसकी तरफ देखती है। उसकी नजर अविनाश की नजर से मिलते ही एक बार वो फिर से सिहर जाती है। चाह करके भी वो उससे कुछ बोल नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। अविनाश शून्य अवस्था में उसे जाते हुए देखता रहता है। आज रंजना फिर बेचैन हो उठी थी। आखिर ऐसा क्या है उसकी आंखों में? कहीं मुझे उससे नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? तो फिर क्या है ये? क्यों मैं उसके ख्यालों से खुद को दूर नहीं कर पाती? क्यों मेरे दिमाग में उसका नाम आते ही मैं खुद को असहाय महसूस करने लगती हूँ? इसका जवाब मुझे ढूंढना ही होगा। आखिर कोई तो रास्ता होगा इन सब से खुद को बाहर निकालने का। मैं अपने साथ ऐसा कैसे करने दे सकती हूँ? ये सब उसकी आंखों की वजह से हो रहा है ना? तो अब से चाहे जो भी हो जाए मैं उसकी आंखों की तरफ देखूंगी ही नहीं। जब उसकी आंखों में नहीं देखूंगी तो उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। हाँ, यही एक रास्ता है इन सब से बाहर निकलने का। उधर इन दिनों अविनाश भी उससे कुछ खींचा खींचा सा रहने लगा था। शायद उसे उस दिन के बाद से ये एहसास हो गया था कि अनजाने में उसके मुंह से वो सब निकल गया था जो शायद नहीं निकलना चाहिए था। इसी बात से वो गिल्ट फील करने लगा था और यही वजह से वो उससे कुछ दूर दूर रहने लग गया था। कुछ दिन बीत गए थे। इस बीच उन दोनों का सामना बहुत कम हो रहा था, या यूं कहें कि उन्होंने ही इसकी नौबत कम आने दी थी। रंजना का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। पाखी और स्वारा ने उसे एक सरप्राइज पार्टी देने का प्लान बनाया था। उस दिन उन लोगों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया और वहीं पर उसके बर्थडे सेलिब्रेशन का भी। हर बार वो लोग उसे घर पर ही विश करती थी और उसके घर पर ही सेलिब्रेट भी हो जाता था। लेकिन इस बार उन्होंने रंजना को सरप्राइज करने के लिए कुछ अलग करने को सोचा। हर दिन से आज का दिन रंजना के लिए कुछ अलग स्पेशल होने वाला था। आज उसका जन्मदिन जो था, बीती रात 12 बजे से ही उसके फोन में उसके जन्मदिन के बधाइयों के मैसेज आने शुरू हो गए थे। सुबह उठ करके जब उसने अपना फोन चेक किया तो उसे ये देख करके आश्चर्य हुआ कि अभी तक स्वारा और पाखी ने उसे विश नहीं किया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्होंने उसे विश ना किया हो। नहीं तो हर साल 12 बजते ही सबसे पहले उन्हीं का मैसेज आता था। उसने सोचा हो सकता है शायद कल रात को वो दोनों सो गई हों और मिलने पर विश करने का सोचा हो। लेकिन ये देख करके वो और अचंभित हो जाती हैं कि उससे मिल करके भी उन दोनों ने उसे विश नहीं किया। रंजना को ये देख करके बहुत बुरा लग रहा था। आखिर वो दोनों उसका बर्थडे भूल कैसे सकती हैं, जबकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने भी सोच लिया था कि जब आज का दिन इन्हें नहीं याद तो फिर मैं क्यों याद दिलाऊं। यही सोच उसने भी
उन्हें जाहिर होने नहीं दिया कि आज उसका बर्थडे है। उन दोनों ने उसके चेहरे को देखा, उसका चेहरा कुछ उदास सा हो गया था। ये देख करके भी अनभिज्ञ बनने का नाटक करते हुए उन्होंने रंजना से कहा कि हम आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज हमने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया है। कुछ कॉलेज के फ्रेंड हैं और कुछ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के फ्रेंड हैं, कुल मिलाकर के 8-10 लोग होंगे। रंजना ने खींच करके कहा, ऐसे कैसे कहीं घूमने जा रहे हैं? इसके बारे में तुम लोगों ने मुझसे तो कोई डिस्कस ही नहीं किया था, फिर अचानक ये प्लान क्यों? हाँ, वो अभी 1-2 दिन पहले ही प्लान बना है, तुमसे बताना भूल गए होंगे। अच्छा, जिसको जाना है सबको पता है, सिर्फ मुझे ही तुम लोगों ने बताना जरूरी नहीं समझा। बहुत बढ़िया। अरे यार, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती हो, कहा ना दिमाग से उतर गया होगा। गाड़ी आने वाली होगी, जाओ जल्दी जा करके तैयार हो जाओ। मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। और वैसे भी आज मुझे घर पर कुछ काम था, तो कॉलेज में नहीं जाने वाली थी। रंजना ने उनसे अनमने ढंग से कहा। वो उसे फोर्स करती हुई कहती है, चलो ना यार, तुम नहीं चलोगी तो हम भी अपना जाना कैंसिल कर देंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से हम भी ना जाएं? और अगर हम नहीं जाएंगे तो सबको कितना बुरा लगेगा। वैसे भी ये प्लान हम दोनों का ही था, गाड़ी भी बुक हो गई है। देखो, अगर तुम अंकल आंटी की वजह से ऐसा कह रही हो तो तुम उनकी चिंता मत करो, क्योंकि इस बारे में हमने उनसे कल ही बात कर ली थी। उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। ज्यादा दूर जाने का प्लान नहीं है, अभी 10 बज रहा है, 2-3 बजे तक वापस आ जाएंगे। अच्छा जी, तो इस बारे में मम्मी पापा भी जानते हैं क्या? यार, तुम तो फिर से वही बात लेकर के बैठ गई। अब जाओ भी, वरना गाड़ी वाला आएगा और हमें लिए बगैर ही चला जाएगा। ठीक है, जब तुम लोग इतना कह रही हो तो यस, अब जाओ फटाफट रेडी हो करके आओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 9 लोग थे, 7 लड़कियां और 2 लड़के। रास्ते भर मजाक मस्ती का दौर चलता रहा, लेकिन रंजना गुमसुम थी, कुछ तो पाखी और स्वारा की वजह से और कुछ अविनाश को देख करके। अब कोई इनसे पूछे जरा, क्या लड़कियों का ग्रुप काफी नहीं था जो ये लड़कों को भी साथ ले आई? मानती हूँ अनजान जगह है, किसी मेल पर्सन का साथ होना जरूरी था, लेकिन क्या भाई काफी नहीं था जो ये अविनाश को भी साथ ले करके आ गई? और मजे की बात ये देखो, कह रही है कि मुझे बताना ही भूल गई। हाँ भाई, अब मुझे क्यों याद रखने लगी? नया दोस्त जो बन गया है उनका। रंजना अपने में ही भुनभुनाती जा रही थी और बीच बीच में पाखी और स्वारा पर तीखी निगाह भी डालती जा रही थी। उधर अविनाश की नजर आज कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही थी रंजना पर। पिंक कलर के सूट में वो आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। किनारे बैठे होने की वजह से उसके खुले हुए गेसुओं ने उसके चेहरे को बार बार छू करके उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर दिया था। बहुत रोकने पर भी वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। लोगों की नजरों से खुद को बचा करके बीच बीच में वो रंजना को देख ही लेता था। बहुत ही खूबसूरत जगह थी वो, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरझर बहते झरने, जगह जगह पर रंग बिरंगों से खिली क्यारियां, हरियाली समेटे बड़े बड़े पेड़, खुली वादियां, नीला आसमान, शांत वातावरण किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। ये ऐसा दृश्य सभी खुश होकर के चिल्लाने लगे, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। खूबसूरत तो रंजना को भी लगा, लेकिन उसने जाहिर ना करते हुए अपने गुस्से को बदसूरत जारी रखा। कैसा लगा रंजना? पाखी ने रंजना से पूछा। रंजना ने बुझे दिल से जवाब दिया, अच्छा है। तो फिर अविनाश का शुक्रिया करो, क्योंकि ये सुझाव उसी का था। अविनाश का नाम सुनते ही रंजना ने कहा, मैं क्यों करूं उसका शुक्रिया? तुम लोग हो ना शुक्रिया करने के लिए। अगर तुझे पहले से पता होता कि वो हमारे साथ आ रहा है तो मैं तैयार ही ना होती यहाँ आने के लिए। तुम उसका नाम सुन करके इतना चिढ़ क्यों जाती हो, जबकि ये बात तुम भी जानती हो कि ही इज अ नाइस पर्सन। कहीं तुम उसे जानबूझ करके अवॉइड करने के लिए तो ऐसा नहीं करती। मैं भला क्यों उसे अवॉइड करने लगी? और मेरे अवॉइड करने ना करने से किसी को क्या फर्क पड़ने लगा? तुम लोग हो ना उसकी चहेती। कम ऑन गाइस, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ देखो कितना सुंदर दृश्य है। उसने उनमें से एक ने आवाज लगाई और सब उस ओर चली
जाती हैं। वहाँ सारी तैयारियां हो चुकी थी। जैसे ही रंजना उन दोनों के साथ वहाँ पहुँचती है, सबने क्लैपिंग करना शुरू कर दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रंजना, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, तो ये प्लानिंग थी तुम लोगों की और इसलिए सुबह से मेरी बर्थडे याद ना रहने का ड्रामा किया जा रहा था, क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। तो कैसा लगा हमारा सरप्राइज रंजना जी? बहुत ही अमेजिंग। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मेरे बर्थडे पर कुछ ऐसा भी प्लान कर सकते हो। थैंक्स सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आज का दिन मेरे लिए इतना स्पेशल बनाने के लिए। कहते कहते रंजना इमोशनल हो जाती है। अब इमोशनल होना बंद कीजिए और यहाँ आकर के केक काटिए। रंजना केक काटती है। स्वारा और पाखी खाने पीने का पूरा इंतजाम घर से ही करके आई थी। खाना पीना होने के बाद पाखी ने कहा कि अब सब रंजना के लिए अपनी अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। सबने बारी बारी से रंजना के लिए उसकी तारीफ में कुछ ना कुछ कहा। पाखी और स्वारा का भी नंबर आया। उन्होंने भी उसकी तारीफ में चंद लाइनें पेश की और खूब वाहवाहियां लूटी। अविनाश से जब कहा गया तो उसने ये कह करके कि मैं क्या बोलूं, इनकार कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा, सबने कुछ ना कुछ कहा है तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। उन्हीं में से एक लड़की गुंजन ने कहा, हाँ कुछ तो तुम्हें भी कहना पड़ेगा। सारे लोगों ने एक साथ कहा। आरजू है फकत इतना सा गुनाह करने की, कोई गुनाह ना हो बस यही गुनाह करने की। क्या बात है, बहुत खूब, लेकिन ये था क्या? कुछ समझ में नहीं आया। स्वारा ने कहा, बर्थडे गर्ल्स के लिए कुछ बोलने को कहा गया था और तुम गुनाह की बात कह रहे हो। मत पूछो मेरी मर्जी, मेरी रजा क्या है, बस इतना बता दो उन गुनाहों की सजा क्या है। फिर गुनाह हो क्या गया है तुम्हें? अरे भाई, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है तुमने जिसका भूत तुम्हारे दिमाग से उतर ही नहीं रहा है? कोई समझे ना समझे, लेकिन जिसके लिए था वो बाखूबी समझ रहा था और सब समझते हुए भी उसने एक बार भी अपनी नजरों की इनायत उस पर नहीं की। घर आकर के रंजना बहुत देर तक अविनाश के बारे में ही सोचती रहती। आज बहुत दिन के बाद उसने फिर वही बेचैनी महसूस की। एक बार फिर वो उन्हीं बातों में उलझ गई जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने इतने दिनों तक उससे दूरी बना करके रखी हुई थी। उसे बरबस ही वो लाइनें याद आ जा रही थी जिसे सुनते ही उसने उनकी तरफ नजरें भले ही ना उठाई हों, लेकिन उसके दर्द को उसकी आवाज में महसूस जरूर किया था। मत पूछो मेरी मर्जी, मेरी रजा क्या है, इतना बता दो उन गुनाहों की सजा क्या है। आखिर वो किन गुनाहों की सजा मांग रहा था? उन गुनाहों की जो शायद उसने किया ही नहीं है। क्या किसी को पसंद करना गुनाह है? किसी से अपने दिल की बात कहना गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो फिर ऐसे हजारों गुनाह माफ। लेकिन ये भी सच है कि मेरे दिल में ऐसे गुनाहों के लिए कोई जगह नहीं है। वो इस बात को क्यों नहीं समझता? उफ, ये क्या सोचती जा रही हूँ मैं। नहीं, मैं उसके बारे में इस कदर नहीं सोच सकती। मुझे उसके ख्यालों से दूर जाना होगा, इतना दूर जहाँ तो वो क्या उसकी परछाई भी मुझ तक ना पहुँच सके, और यही मेरे लिए अच्छा भी होगा। अपना ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए वो अपने गिफ्ट देखना शुरू कर देती है जो आज उसे अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान मिले थे। कानों की बालियों की एक सुंदर सी जोड़ी जो उसे पाखी ने दी थी। देख करके वो बहुत खुश हो जाती है। कितने अच्छे से जानती है वो मुझे, और मैं उन पर गुस्सा हो रही थी। मेरा भी दिमाग ना कभी कभी काम करना बंद कर देता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था उनका प्लान। वैसे एक बात तो है, सरप्राइज होने का भी एक अलग ही मजा है। दूसरा गिफ्ट खोलते ही वाओ परफ्यूम, आई लाइक दिस। वो एक एक गिफ्ट को सारे पैकेट्स खोलती जाती है और खुश होती जाती है। लेकिन एक पैकेट उसने अभी तक नहीं खोला था और वो था अविनाश का दिया हुआ पैकेट। वो इसी उधेड़ बुन में रहती है कि वो उस पैकेट को खोले कि ना खोले। काफी सोचने के बाद वो उस पैकेट को खोल ही लेती है। उसने देखा उसमें एक किताब थी जिस पर लिखा था धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता। उसने इस किताब का नाम तो सुना था लेकिन कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला था। वो उत्सुकता में किताब को उलट पलट करके देखती है कि तभी उसमें से कुछ गिरता है। वो एक लेटर था जो शायद अविनाश ने उसके लिए लिखा था। वो उस लेटर को खोलती है और पढ़ना शुरू
शुरू करती है। समझ नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं, लेकिन शुरू तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं जब कोई बात जुबान से ना कही जा सके तो उसे मौन स्वीकृति दे देनी चाहिए। लेकिन मौन स्वीकृति का भी एक माध्यम होता है। बहुत सोचने पर मुझे लगा कि इससे बेहतर मौन स्वीकृति का माध्यम मेरे लिए भला और क्या हो सकता है, इसलिए मैंने ये माध्यम चुना। अब आते हैं असल बात पर, जिसके लिए मैंने तुम्हें ये लेटर लिखा है। अब जब बात की शुरुआत अभी शुरू ही हुई है तो मैं इसे शुरू से ही करूंगा। बात तब की है जब मैंने तुरंत कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन ही किया था। ठीक उसके 2 दिन बाद मुझे एक लड़की दिखी जो दिखने में बहुत ही मासूम थी। जितनी मासूम उतनी ही शांत भी। उसके रूप की तारीफ करने के लिए तो शायद मेरे पास शब्द ना हो, लेकिन हाँ, उसके हंसी के तारीफ में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। उसकी हंसी ऐसी थी, जब वो हंसती तो ऐसा लगता मानो सारी कायनात हंस पड़ी हो। जिस दिन मैंने उसे पहली बार हंसते हुए देखा, बस उसी दिन से मैं उसका कायल बन बैठा। ये और बात है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब ये प्यार की शुरुआत थी या कुछ और, मैं ये नहीं जानता, लेकिन जो भी था बहुत खूबसूरत एहसास था। अभी इस एहसास को मैं जी भी ना सका था कि जल्द ही मेरे अंदर दूसरा एहसास जाग गया। वो ये कि इस एहसास को जीना मेरे लिए कोई भरम पालने से कम ना था, जो कि एक झटके में टूट भी गया। और भरम था चांद को छूने का। चांद को दूर से देख करके उसे पाने की ख्वाहिश करना और उसे पा लेना, ये 2 अलग चीजें हैं। ऐसा होता है कभी कभी हम उस चीज के काबिल ना होते हुए भी उसकी ख्वाहिश कर बैठते हैं, जो दरअसल हमारे लिए बनी ही नहीं होती। मैंने सोच तो लिया उसके एहसास को दिल से निकालने का, लेकिन ये कमबख्त दिल फिर उसी ओर ले गया और मैं चाह करके भी दिल के हाथों मजबूर हो बैठा। कुछ बोल इसलिए नहीं पाया क्योंकि बोलने की इजाजत नहीं थी। धीरे धीरे मेरे दिल को उसके एहसास की ऐसी तलब लगी कि उसके एहसास को खुद से दूर करने को सोचना भी मेरे दिल के लिए सजा बन गई। और फिर ना चाहते हुए भी एक दिन मेरे जज्बात मेरे ओंठों पर आ ही गए। आ तो गए, लेकिन बहुत जल्द ये आभास भी हो गया कि मेरी जुबान से ये बात निकलने का शायद वो ठीक समय नहीं था। जैसे ही मुझे अपनी गलती का आभास हुआ, मैं खुद को गुनाहगार समझने लगा। लेकिन इस बार वो अपने दिल को उसके गिरफ्त से आजाद करने की कोशिश में नाकामयाब ही रहा। और तब जाकर के मुझे एहसास हुआ कि ये कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं है, ये तो साधना है, भक्ति है, याचना है, एक पुजारक का समर्पण भाव है अपने भगवान के लिए। मैं मानता हूँ मुझसे गुनाह हुआ है। किसी के एहसास में खुद को भुला देना अगर गुनाह है तो हाँ, मुझसे गुनाह हुआ है। किसी के ख्याल से खुद को सुकून देना अगर गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है। किसी की मर्जी जाने बिना किसी को दिल में पनाह देना अगर गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है। मैं चीख चीख करके कह रहा हूँ, हाँ, मैंने गुनाह किया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उन गुनाहों की सजा बहुत ही भयानक होगी मेरे लिए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि हाँ, मैंने गुनाह किया है। लेकिन प्रेम शायद गुनाहों की परिभाषा नहीं समझता। वो समझता तो केवल एक अंतर मन की व्यथा है, पवित्रता, निश्चलता और अटूटता है। मैंने उसे अपने आत्मा की गहराइयों के हद तक महसूस किया है, पवित्रता के हद तक पूजा है। वो मेरे शरीर के आधे अंग का हिस्सा रहे ना रहे, मगर मेरी इबादत, मेरी पूर्ण सुकूनता मेरे एहसास में हमेशा बनी रहेगी। अब इसकी सजा अगर वो मुझे देना चाहे तो बेशक दे सकती है, मगर एक ख्याल रखे, उतनी ही सजा मुकर्रर करे जितनी मेरे हिस्से में अकेले आए। कहीं ऐसा ना हो कि तड़पूं मैं और असर उस तक पहुंच जाए। ये किताब मैंने उसके लिए बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाई है। उस किताब के कहानी की मेन कैरेक्टर मेरी जिंदगी के कहानी की भी मेन कैरेक्टर है। अगर प्रेम की परिभाषा गुनाह है तो मुमकिन है मैं ये गुनाह बार बार करता रहूं, फिर सजा चाहे जो भी हो। उस लेटर को पढ़ करके रंजना का मन बहुत व्यथित हो जाता है। मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही मेरे नजदीक आता चला जाता है। क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भगवान ने भी मुझे किन 2 राहों पर ला करके खड़ा कर दिया। कौन सा रास्ता चुनूं मैं? एक वो रास्ता जहाँ एक अजनबी एहसास है, एक सुंदर जज्बात है,
प्रेम रूपी विराम है। दूसरा वो रास्ता जहां एक पिता का अपनी बेटी पर अटूट विश्वास और स्वाभिमान है, एक माँ का अपनी बेटी के लिए देखा सुनहरा ख्वाब है, दो छोटे भाइयों का एक बहन के लिए सम्मान है। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई पता ही ना चला। दूसरे दिन वो कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी, उसका मन ठीक नहीं लग रहा था और इसलिए उसने पाखी और स्वारा से तबीयत खराब का बहाना लेकर के कॉलेज और कंप्यूटर क्लास जाने के लिए मना कर दिया। कंप्यूटर क्लास न जाने की एक वजह अविनाश भी था, शायद वो उसका सामना करने से बचना चाहती थी, लेकिन आखिर कब तक ये सच्चाई से भाग सकती थी। एक ना एक दिन तो उसे इसका सामना करना ही था। वो गुमसुम सी बैठी कुछ सोच रही थी कि उसे अचानक वो किताब याद आ गई जो उसे अविनाश ने दी थी। वो उस किताब को पढ़ने का मन बना करके खोल करके बैठ जाती है। कहानी पढ़ते पढ़ते वो उस कहानी में इस कदर खो जाती है कि उस कहानी की एक एक लाइन, एक एक शब्द उसके दिल में उतरते चली जाती है। रंजना, रंजना, पाखी और स्वारा की आवाज सुन करके उसका ध्यान टूटता है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पाखी ने पूछा। सुबह से बेहतर, रंजना ने सपाट लहजे में जवाब दिया। क्या पढ़ा जा रहा था? कहते हुए स्वारा वहीं उसके पास बगल में रखी हुई किताब उठा लेती है। ओह, तो मैडम गुनाहों का देवता पढ़ रही हैं। पढ़ो पढ़ो, पढ़ लेना तो हमें भी दे देना, बहुत सुन रखा है इसके बारे में, चाहो तो अभी ले जाओ, रंजना ने कहा। इतनी भी जल्दी क्या है? पहले जिसके लिए इतनी मेहनत हुई है वो तो पढ़ ले। मतलब? उनकी बातें सुन रंजना ऐसे सकपकाती है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। स्वारा थोड़ा संभलते हुए, मेरा मतलब तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? दिया था किसी ने, रंजना ने उत्तर दिया। अच्छा जी, अब नाम भी नहीं बताना चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने भी दी होगी आपको पढ़ने के लिए दी होगी, इसलिए पहले आप खत्म करके फिर हमें दे दीजिएगा। मैंने पढ़ ली। क्या इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ, पूरे 9 घंटे लगे। क्या 9 घंटे से लगातार तुम ये किताब पढ़ रही हो? हाँ, लेटे लेटे बोर हो रही थी, सोचा चलो अब ये किताब ही खत्म कर लेती हूँ। कैसी है? अच्छी है, बस इसमें मुझे चंदर नाम का कुछ कैरेक्टर कुछ समझ नहीं आता। कहानी का चरित्र अभी से बता करके पूरा सस्पेंस खत्म मत करो यार। आफ्टर ऑल हम भी इसे पढ़ने ही वाले हैं। कहते हुए स्वारा हाथ में किताब ले करके जाने के लिए उठ खड़ी होती है। चलो अच्छा चलते हैं, फिर सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। वैसे कल तुम हमारे साथ कॉलेज आ रही हो ना? देखो जैसी तबीयत रहेगी। चलो जैसा होगा सुबह बता देना, गुड नाइट। रंजना भी उन्हें गुड नाइट बोलती है और वो दोनों निकल जाती हैं। उसे भूख तो नहीं थी, लेकिन माँ के बहुत जोर देने पर उसने थोड़ा सा खाना खाया और फिर से बिस्तर पर आकर के लेट गई। उसके दिमाग को सुधा और चंदर का चरित्र परेशान कर रहा था। कहीं ना कहीं ये कहानी उसे और अविनाश सी लग रही थी। बस फर्क इतना था कि जहां चंदर प्रेम को शारीरिक संतुष्टि के मापदंड में तौलता था, वहीं अविनाश शारीरिक संतुष्टि से परे सच्चे प्रेम का पुजारी था। उस कहानी में भी सुधा चंदर को अपना भगवान मानती है और यहाँ अविनाश रंजना को। वहां चंदर सुधा के प्रेम को ना समझ पाया और यहाँ सोचते हुए यहाँ पर उसके सोच को विराम लग जाता है। किताब की वो एक पंक्ति उसके दिल की गहराइयों में उतर गई थी जो उस नायिका के मनोभाव को व्यक्त करता था। वो उस नायिका के किरदार में खुद को जीने लग जाती है। मुझे पता है मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मगर फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आंखें जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक या अभिव्यक्ति है, मेरे निर्निमेष पलकों के सामने नाच सी जाती हैं। और किसी की आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। कितने अजीब थे वो दोनों भी। एक प्रेमिका जिसने प्रेम करके भी प्रेम का दिखावा नहीं किया और दूसरा जो उसके प्रेम को समझ ही ना पाया, और जब उसने सच्चे प्रेम की अनुभूति की
तब तक उस प्रेमिका ने अपने प्रेम की तिलांजलि दे दी, किसी और से शादी कर ली। उस कहानी में गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन भुगतना दोनों को पड़ा। शायद हर प्रेम का अंत ऐसा ही होता है। कितना सच्चाई भरा अंत था उस कहानी का। जरूरी नहीं हर इश्क मुकम्मल हो, और वो इश्क ही क्या जो मुकम्मल हो जाए। दूसरे दिन रंजना कॉलेज तो गई, लेकिन कंप्यूटर क्लास जाने के लिए मंथन कर रही थी। जिस चीज से वो भाग रही थी, एक ना एक दिन उसे उसका सामना करना ही पड़ता। आखिर उसके मुंह छुपा लेने से सच्चाई तो बदलने से रही। उस पर फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम भी नजदीक आ रहा था, तो वो ज्यादा एब्सेंट भी नहीं कर सकती थी। यही सब सोच करके उसने कंप्यूटर जाने का निश्चय किया। इधर अविनाश बहुत ऊहापोह में था रंजना के रिएक्शन को लेकर के। वो बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। कुछ डर भी था उसके मन में, ना जाने रंजना क्या रिएक्ट करेगी, लेकिन अंजाम के डर से आखिर वो कब तक चुप बैठता। एक दिन तो उसे बताना ही था कि आखिरकार उसने प्रेम किया है, इतना हक तो उसे बनता ही है। वो गेट पर ही खड़ा था, तभी रंजना उसे आते हुए दिखती है। उसे देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन रंजना उसे अनदेखा कर अंदर चली जाती है। अविनाश को रंजना के ऐसे प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। वो अंदर जाता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसका हाथ तो कीबोर्ड पर था, लेकिन उसकी नजरें कुछ और ही तलाश कर रही थी। उसकी नजर बार बार रंजना की ओर इस उम्मीद पर जाती कि इस बार वो उसके मनोभाव को उसके आंखों में पढ़ लेगा, लेकिन रंजना ने एक बार भी अपनी नजर उसकी ओर नहीं उठाई। क्लास खत्म हो जाता है, लेकिन उसके आंखों का इंतजार खत्म नहीं होता। वो अभी भी इस उम्मीद में रहता है कि शायद निकलते समय वो उसकी तरफ देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रंजना जैसे आई थी वैसे ही चली भी गई, और वो पीछे उसे जाते हुए देखता रहा। एक बार को उसके मन में आया कि हो सकता है उसने अभी तक किताब खोली ही ना हो, और इसलिए शायद लेटर भी ना पढ़ा हो, और यही सोच करके वो खुद को तसल्ली दे लेता है। अगले कुछ दिनों तक वो इसी इंतजार में रहता है कि आज रंजना कुछ कहेगी, आज उसकी आंखों में कुछ ना कुछ तो नजर आ ही जाएगा। लेकिन हर दिन वो रंजना को नॉर्मल ही देखता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे का सपाट भाव, उसकी भाव शून्य आंखें उसे बेचैन कर रही थी। रंजना की तरफ से कोई भी रिएक्शन ना पा करके उसने इस बारे में स्वारा और पाखी से बात करने की सोची। हालांकि उनको उस लेटर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना तो वो जानती थी कि अविनाश के दिल में रंजना के लिए क्या है। ये और बात थी कि रंजना की वजह से वो इस टॉपिक पर, रंजना तो छोड़ो अविनाश से भी ज्यादा बातें करने से कतराती थी। दिल में सब जब्त कर रंजना एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी, और तभी उसकी जिंदगी ने कुछ यूं करवट ली जिसकी अपेक्षा रंजना ने ही नहीं उसके घर वालों तक ने नहीं की थी। एक दिन रंजना जब इंस्टीट्यूट से घर आई तो देखा उसके घर के बाहर बहुत सारी भीड़ जमा है, और घर के अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। वो घबरा करके अंदर गई। उसके भाई पापा पापा कह करके रोए जा रहे थे। माँ एक कोने में शून्य सी अवस्था में दीवार पर लगी फोटो को अपलक निहारे जा रही थी, और उनकी आंखों से आंसू निरंतर गिरते जा रहे थे। भाइयों ने रंजना को देखा तो रोते हुए उससे जोर से चिपट गए। पापा हमें छोड़ करके चले गए दीदी, पापा हमें छोड़ करके चले गए। इतना सुनना था कि वो धम्म से नीचे बैठ जाती है। ये खबर सुन करके स्वारा और पाखी की आंखों से तो आंसू जैसे थम ही नहीं रहे थे। पापा के ना रहने की बात सुन करके उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, पापा हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। और तभी उसके पापा की मिट्टी अंदर आती है। जैसे ही वो अपने पापा को देखती है बेहोश हो करके गिर जाती है। उसे होश में लाने के लिए स्वारा उस पर पानी का छिट्टा डालती है। पाखी उसके पैरों के तलवों को सहलाने लगती है। काफी कोशिशों के बाद
उसे होश में लाया जाता है। होश में आते ही वो फूट फूट करके रोने लगती है। आखिरी बार में वो अपने पापा का चेहरा देखने की हसरत से उनके नजदीक बैठ जाती है। विकास और अन्नू पहले से ही उनके पास बैठे हुए रोए जा रहे थे। रंजना अपने पापा के सिर पर हाथ फिराते हुए कहती है, पापा आप तो हमारा अभिमान थे, हमारा गुरूर थे, अब हम किस पर इतना हक जताएंगे, किससे जिद कर अपनी मांग पूरी करवाएंगे, किसको पापा बुलाएंगे, किसको पापा, किसको। उसकी बातें सुन कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना भर आया हो और जो उसके करुण रुदन से व्यथित ना हो गया हो। उसकी माँ अभी भी शून्य अवस्था में अपलक अपने पति को देखे जा रही थी और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरते जा रहे थे। लोगों ने बहुत कोशिश की उन्हें खुल करके रुलाने की, लेकिन सब कोशिश नाकाम रही। ऐसा होता है जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उसके बिछड़ने पर बहुत ज्यादा दुख नहीं मना पाते, बल्कि शांत हो जाते हैं। उसके पापा का पार्थिव शरीर चला जाता है, लेकिन उसकी माँ अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी, बिना किसी प्रतिक्रिया के। घर में बड़ी होने के नाते अब सारी जिम्मेदारी रंजना पर थी और रंजना अपनी जिम्मेदारियों को समझ भी रही थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।